बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर 22, लेक्चर नंबर 22। तो आज एसोफेगस का लास्ट टॉपिक है। आज हम एसोफेजियल कैंसर पढ़ेंगे, ठीक है। एसोफेजियल कार्सिनोमा, एसोफेजियल कार्सिनोमा, ठीक। हमारे पास हम एसोफेगस को डिवाइड करते हैं अपर थर्ड, मिडल थर्ड और लोअर थर्ड में। एसोफेजियल कार्सिनोमा जो 95% होता है तो वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, और दूसरा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और दूसरा एडिनो कार्सिनोमा। बाकी भी एसोफेगस की कैंसर हो सकते हैं, लेकिन 95% ये है। तो ये कितने परसेंट है एसोफेगस की? 95%, ठीक। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हमारे पास क्या है, तो पहले हम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को पढ़ेंगे। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो ज़्यादातर होती है तो मोस्ट कॉमन ये मिडल पार्ट में होती है। तो मोस्ट कॉमन साइट वो क्या है? मिडल थर्ड ऑफ एसोफेगस, ठीक है। इसकी जो मिडल थर्ड में हमारे पास 50% होती है। अपर पार्ट में कितने परसेंट चांसेस है इसकी? अपर पार्ट एसोफेगस तो वो 20%, ठीक है, 20%। और मिडल पार्ट में कितने हैं? पार्ट ऑफ एसोफेगस ये 50% है। और लोअर पार्ट में तो ये 30% है। तो सबसे ज्यादा चांसेस मिडल पार्ट में है, फिर लोअर पार्ट में और फिर अपर पार्ट में। अच्छा, तो ये तो इसकी थे मोस्ट कॉमन लोकेशन। इसकी ओरिजिन ये निकलता है हमारे पास एसोफेगस में स्क्वामस सेल होते हैं, तो ओरिजिन स्क्वामस सेल, स्क्वामस सेल, ठीक है, या स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक। और इसकी जो हमारे पास हिस्टोलॉजी किस तरह है? हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी तो हमें लेबोरेटरी वाला बताएंगे। तो इस अगर हम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो तो ये केराटिन पर नजर आएगी, ये सेल केराटिन पर, और इंटरसेल्यूलर ब्रिज इसमें होगी, इंटरसेल्यूलर ब्रिज। देखो यहाँ अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी सेल को देखें तो फिर हमें ये इस तरह नजर आएगी, इस तरह केराटिन जैसी, और ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। तो इन दोनों के दरमियान डिस्मोसोमल कनेक्शन, इंटरसेल्यूलर कनेक्शन होगी, इंटरसेल्यूलर कनेक्शन, इस तरह एक ब्रिज होगी, ठीक है। अगर इस तरह हिस्टोलॉजी इसकी है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगी। अब इसकी जियोग्राफी के लिहाज से अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। क्या? डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। मिसाल के तौर पर जो एशियन कंट्रीज़ है तो वो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक। और दूसरा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है तो इसमें एडिनो कार्सिनोमा ज़्यादातर होती है। वेस्टर्न कंट्री में एडिनो कार्सिनोमा, और वो डेवलप कंट्रीज़ है। तो डेवलप कंट्रीज़ में एडिनो कार्सिनोमा, और जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज है तो इसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो इसमें लिख ले, अगर जियोग्राफी लिहाज से हम देखें तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में होता है,
ठीक है। इसकी रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर, अच्छा, तो ये हमारे पास अल्कोहल की वजह से होती है। अल्कोहल, स्मोकिंग, हॉट ड्रिंकिंग, हॉट ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ये इसकी रिस्क फैक्टर है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी कभी कभार स्क्वामस सेल कार्सिनोमा करा सकता है। अब ये वो भी इसकी रिस्क फैक्टर में आता है। तो अब ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की जो प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस वो पुअर है, ठीक है। लेट स्टेज अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो फिर भी कुछ ना कुछ चांसेस है, लेकिन लेट स्टेज में ये इसकी प्रोग्नोसिस पुअर है। ये नोट्स में लिख ले, ये इंपॉर्टेंट है। Progressive dysphagia is the picture of तो जब भी प्रोग्रेसिव डिस्पीजिया मतलब वक्त के साथ साथ अगर डिस्पीजिया हो तो वो क्या होगी? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एसाफेगस है और यहाँ पे ट्यूमर है, तो कैंसर में ट्यूमर होगी ना। अगर ये ट्यूमर बढ़ता जा रहा है तो फिर इसके साथ ये एसाफेगस को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, तो प्रोग्रेसिव डिस्पीजिया जब भी हो तो वो क्या होगी? इसोफेजियल कार्सिनोमा, इसोफेजियल कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो एडिनो कार्सिनोमा है। एडिनो कार्सिनोमा, ये लोअर पार्ट में होता है, ठीक है। लोकेशन लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस, या लोअर वन थर्ड, ठीक। इसकी ओरिजिन हमारे पास क्या है? हाँ, कलमनर एपिथेलियल की जब मेटाप्लीजिया हो जाए तो बेरेट मेटाप्लीजिया, इसमें लिख ले बेरेट मेटाप्लीजिया, मेटाप्लीजिया, ठीक। बेरेट मेटाप्लीजिया इस तरह है, ये एसोफेगस है, ठीक। इसके बाद स्टमक है। अब यहाँ पे जो एसिड वापस जाते हैं ना, रिफ्लक्स, तो ये इसकी जो इसोफेजियल लोअर पार्ट की सेल तो इरिटेट करेगी ना, तो फिर इस सेल की शेप कन्वर्ट होगी किस चीज़ में? इंटेस्टिनल कॉलमनर एपिथेलियम में। नॉर्मली तो इसमें स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं, अगर ये कन्वर्ट हो जाए कॉलमनर एपिथेलियम में तो फिर हम इसको बेरेट एसाफेगस कहते हैं। और बेरेट एसाफेगस अगर ये कॉलमनर एपिथेलियम की साइज और शेप चेंज हो जाए, डिस्प्लीजिया हो जाए, तो फिर ये कन्वर्ट हो सकते हैं एडिनो कार्सिनोमा में। तो इसकी ओरिजिन है, ठीक। इसकी हम हिस्टोलॉजी को देख ले, हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी में ग्लैंड फॉर्मेशन, ग्लैंड फॉर्मेशन, ग्लैंड फॉर्मेशन क्यों होगी? और ये म्यूसिन इसमें होगी। ये गॉबलेट सेल्स इंटेस्टिनल टाइप है, तो गॉबलेट सेल हमारे पास ग्लैंडुलर सेल है और वो म्यूसिन को सिक्रीट कर देते हैं। जियोग्राफी में ये ज़्यादातर होती है किस कौन सी कंट्री में? वेस्टर्न कंट्री, कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप है, डेवलप्ड, ठीक। अब इसकी प्रोग्नोसिस
ये बेटर है इफ डिटेक्टेड अर्ली। डिटेक्टेड अर्ली। अच्छा, इसमें दूसरा जो हम अगर इसकी क्रॉस सेक्शन देखें तो ये नोडुलर होगी, नोडुलर, और अल्सरेटिव होगी, पुलिपॉइड जो मशरूम जैसे, लेकिन वो दोनों में होती है तो फिर वो कंफ्यूजन होगी। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट इसकी रिस्क फैक्टर लिख लें कि रिस्क फैक्टर इसकी क्या है, रिस्क फैक्टर। हाँ, तो रिस्क फैक्टर में गर्ड से, गर्ड की वजह से बेरेट एसोफेगस होगी, तो गर्ड से बेरेट्स और इसके साथ साथ ओबेसिटी और स्मोकिंग। ठीक है, ओबेसिटी की वजह से भी ये इसकी साइज चेंज हो सकते हैं और स्मोकिंग भी, तो ये इसके रिस्क फैक्टर है। और ये हमारे पास लोअर थर्ड में होते हैं। अच्छा, कुछ एसोफेगस की हमारे पास एब्नॉर्मेलिटी कंजेनिटल होता है जो बाय बर्थ है। ठीक है, इसमें हमारे पास कंजेनिटल एसोफेजियल एब्नॉर्मेलिटी है, कंजेनिटल डिसऑर्डर ऑफ एसोफेगस। ठीक, कंजेनिटल डिसऑर्डर में एक हमारे पास क्या है, हाँ, एसोफेजियल एट्रेजिया। एसोफेजियल एट्रेजिया ये एसोफेगस है, अगर ये कंप्लीट न बन जाए, इस तरह हो, और फिर ये क्या है, स्टमक है, तो अब इन दोनों के दरमियान कनेक्शन है। एट्रेजिया का मतलब है कम बनना या न बनना, तो फिर ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एसोफेजियल एट्रेजिया। ये हमें किस तरह इसकी जो सिम्टम होगी, तो वॉमिटिंग, इसमें क्या होगी, वॉमिटिंग सोन आफ्टर फीडिंग। ठीक, दूसरा हमारे पास ट्रैकियो एसोफेजियल पेस्टोला है, ट्रैकियो एसोफेजियल पेस्टोला। ट्रैकियो एसोफेजियल पेस्टोला और साइनोसिस में फ़र्क ये है, यहाँ पे ये हमारे पास एसोफेगस है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ट्रैकिया है। अगर इन दोनों के दरमियान एब्नॉर्मल कनेक्शन इस तरह हो कि ये दोनों अटैच हो, अब ये कनेक्शन जो है ये एच शेप बनाता है इस तरह, अगर इस तरह कनेक्शन हो जिसके दोनों एंड ओपन हो तो वो पेस्टुला होगी, और अगर इस तरह कनेक्शन हो यहाँ पे, यहाँ इस तरह, जिसकी एक एंड ओपन होगी और एक क्लोज, तो फिर ये साइनोसिस है। ये क्या है, साइनोसिस, और दोनों एंड ओपन हो तो फिर पेस्टुला। तो ये ट्रैकियो और एसोफेगस के दरमियान पेस्टुला है, तो ट्रैकियो एसोफेजियल पेस्टुला। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होगी, तो अगर हम फूड स्वाल्विंग ड्यूरिंग स्वाल्विंग कुछ पार्टिकल यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये एब्नॉर्मेलिटी है, तो इसकी वजह से क्या होगी, कपिंग, कप। ठीक है, अब जब ये फूड भी इधर आएगी और ऑक्सीजन, तो फिर ऑक्सीजन की लंग तक इसकी सप्लाई कम होगी, तो साइनोसिस, इसकी वजह से साइनोसिस विद फीडिंग, साइनोसिस, जब ये बच्चे खुराक करते हैं तो साइनोसिस विद फीडिंग। ठीक है, तो ये इसके लिए पॉइंट है। तीसरा हमारे पास है एसोफेजियल स्टेनोसिस, एसोफेजियल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब है नैरोइंग। अगर कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी इस तरह हो कि ये नैरो हो जाए, तो इस कंडीशन को कहते हैं एसोफेजियल स्टेनोसिस। नैरोइंग ऑफ esophageal lumen due to
फाइब्रो मस्कुलर थिकनिंग। अच्छा, ये अगर इसकी मसल में और फाइबर की थिकनिंग हो जाए तो इसकी वजह से ये ल्यूमन, एसोफेगस की ल्यूमन कंस्ट्रक्ट हो जाए तो वो क्या है, एसोफेजियल स्टेनोसिस। और लास्ट में हमारे पास है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन या सिस्ट, सिस्टिक एसोफेजिस या सिस्ट लिख ले, ठीक है। तो डुप्लीकेशन और सिस्ट इस तरह है कि या तो एक ट्यूब इसके साथ इस तरह आएगी या कोई सिस्ट क्या है, फ्लूइड पेल सैक। तो फ्लूइड पेल सैक हमारे पास से सिस्ट है, सिस्ट फ्लूइड पेल सैक। अब इस तरह तो इसको ये डुप्लीकेशन, दो ट्यूब या इसके साथ अगर सिस्ट हो तो ये क्या कराता है, इसकी वजह से क्या होगी, डिस्पीजिया हो सकती है। तो इसमें लिख ले सिस्टिक लेजन ऑफ एसोफेजियल वॉल। अगर एसोफेगस की वॉल में सिस्ट बन जाए तो इस कंडीशन को डुप्लीकेशन या सिस्टिक एसोफेगस कहते हैं, ठीक है। इसकी पिक्चर, तो ये जो टॉपिक थे तो ये एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, इसके हिस्ट्री भी हमने डिस्कस किया और पेथो भी डिस्कस किया, एनाटॉमी भी डिस्कस किया, तो सारे डिस्कस हो गए इधर। अच्छा, क्लिनिकल केस लिख ले। आज तो एसोफेगस की लास्ट टॉपिक है, तो एसोफेगस की जो क्लिनिकल केसेस है तो वो लिखते हैं। क्लिनिकल केस 1, ठीक। A 2-day-old child brought to the emergency department ठीक है। A 2-day-old child brought to the emergency department with the history of vomiting soon after feeding. And nasogastric tube, एक हमारे पास ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है, एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो नोज और स्टमक के दरमियान जो ट्यूब हम नोज के थ्रू पास करते हैं तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, और जो हम माउथ के थ्रू पास कर देते हैं तो वो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब है। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या एनजी ट्यूब was attempted to pass but can't reach the stomach, ठीक। अब इसकी आप डायग्नोसिस बताएं और इसकी सर्जरी बताएं। यस, ठीक है। तो डायग्नोसिस, ये एक मसला ये है कि सोन आफ्टर फीडिंग, अगर यहाँ पे ये एसोफेगस है, हाँ, और यहाँ पे ये इस तरह है, एट्रीजिया इसकी है, और तो फिर जो फूड यहाँ पे आएगी तो वो वापस जाएगी, तो सोन आफ्टर फीडिंग क्या होगी, वॉमिटिंग होगी, ठीक है। और ये वॉमिटिंग होगी और इसके साथ साथ हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी पास नहीं कर सकते। अगर हम ये पास करते हैं तो फिर इधर तो ये क्लोज है, तो ये हमारे पास क्या है,
एसोफेजियल एट्रीजिया, एसोफेजियल एट्रीजिया। और इसकी सर्जरी हम क्या करते हैं, रिकैनालाइजेशन सर्जरी। ठीक है, रिकैनालाइजेशन सर्जरी इस तरह है, इस तरह हम इस तरह ये ठीक कर देते हैं, ये काट कर लेंगे और फिर ये एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। इसके लिए मेरे ख्याल में सक्शन करते हैं, सक्शन के थ्रू। चलो ये चेक करते हैं। अच्छा, की अच्छा ये रिस्क फैक्टर है, और ये ज़्यादातर ये कैंसर की तो एग्जैक्ट काजेज मालूम नहीं, ये जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, रेडिएशन की वजह से। अगर जीन में म्यूटेशन आ जाए तो फिर कैंसर होती है। हाँ, लेकिन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एशियन कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज में, और जो तो ये भी हो सकता है। अल्कोहल तो एडिनोकार्सिनोमा की भी है, अल्कोहल की वजह से। अल्कोहल मैंने नहीं लिखे, तो फिर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ज़्यादातर चांसेस उसकी है। नहीं तो अल्कोहल तो वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा है। स्मोकिंग रेशो यहाँ पे तो स्मोकिंग भी दोनों के लिए है, लेकिन इस लिहाज से हम ये डिवाइड नहीं करते। जो इसकी रेशो वो देखते हैं, तो इस लिहाज से मतलब अगर हम वेस्टर्न कंट्री में जॉब करते हैं तो फिर जो पेशेंट ज़्यादा आएगी तो हम या एमसीक्यूज आप इसिमिली देते हैं तो फिर एडिनोकार्सिनोमा पे एमसीक्यूज ज़्यादा आएगी। हमारे तो एनआरई देते हैं तो फिर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, जहाँ पे उसकी रेशो ज़्यादा हो तो एमसीक्यूज उस बेस पे आते हैं। अच्छा, तो होगी। हाँ, क्लिनिकल केस नंबर 2, ये केस इसको गौर से देखे। a middle age female or male, a middle age male presented to the clinic with complaint of dysphagia। ठीक है, और इसके साथ साथ चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, अर्ली सेंसेशन ऑफ पुलनेस, अर्ली सेंसेशन ऑफ पुलनेस। ठीक है, बीरियम स्वालो, barium swallow show, barium swallow is the X-ray study of pharynx and esophagus। तो barium swallow क्या शो कर देता है, dilated dilation of lower part of esophagus and
bird beak or rat tail appearance। ठीक, इसकी डायग्नोसिस बताए और इसकी ट्रीटमेंट बताए और इसकी सर्जरी भी बताए। अच्छा, और इसकी सर्जरी? हाँ, डायग्नोसिस इसकी इस तरह है, डिस्पीजिया, अगर ये हमारे पास एसोफेगस है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, स्टमक है, यहाँ पे स्पेंक्टर है, ये स्पेंक्टर अगर ये क्लोज हो और ये ओपन नहीं हो सकते तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एकिलीजिया। अब ये क्लोज है तो पूट पास होगी तो डिस्पीजिया, ठीक है। अब ये चेस्ट पेन होगी, रेट्रोस्टर्नल पेन, तो यहाँ पे पेन होगी। अर्ली सेंसेशन ऑफ पुलनेस, ये क्लोज है तो अर्ली सेंसेशन ऑफ पुलनेस होगी। बीरियम स्वालो पे ये यहाँ पे अगर ये क्लोज है तो पूट यहाँ पे स्टक होगी तो ये एसोफेगस को डायलेट करेगी, तो डायलेटेड लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस। और बर्ड बीक ये यहाँ पे प्रेशर लगाएगी ना, लगाएगी जो पूट है ये इस तरह, तो ये इस तरह होगी, तो ये बर्ड बीक या रेड टेल इस तरह होती है। तो ये एकिलीजिया कार्डिया। इस स्पेंक्टर को कार्डियक स्पेंक्टर भी कह सकते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पेंक्टर भी कह सकते हैं और लोअर एसोफेजियल स्पेंक्टर। तो ये एकिलीजिया कार्डिया है। इसके लिए जो सर्जरी है तो वो हेलर मायाटमी और पर ओरल एंडोस्कोपिक हेलर पर ओरल एंडोस्कोपिक मायाटमी, ठीक है। पर ओलर इस तरह, ये मसल है ना, तो मसल सर्कुलर मसल की टोन ज़्यादा है, कंस्ट्रक्टेड है, तो हेलर मायाटमी इस तरह करते हैं। हेलर मायाटमी के बाहर से लेप्रोस्कोप एंटर कर देते हैं चेस्ट के थ्रू इंसिजन, और फिर लेप्रोस्कोप एंटर कर देते हैं और पहले एडवेंटिशिया फिर लैंगिट्यूडिनल मसल और सर्कुलर मसल काटते हैं और वो स्पेंक्टर रिलैक्स होगी, ठीक है। और पर ओरल के थ्रू, माउथ के थ्रू हम ये एंडोस्कोप एंटर कर देते हैं, म्यूकोजा काट लेंगे, इसके बाद सब म्यूकोजा, और इसके बाद ये सर्कुलर मसल काट लेंगे और स्पेंक्टर रिलैक्स होगी, ठीक है। और यहाँ पे मसला ये स्पेंक्टर तो रिलैक्स होगी, मसला इसमें ये होगी बाद में कि ये एसिड वापस जाएगी, रिफ्लैक्स होगी, एसिड की रिफ्लैक्स होगी। ये तो अगर हम मसल काट ले तो फिर ये कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, नहीं तो फिर वो एसिड वापस जाएगी। कोलिसिस्टोकाइनिन टेस्ट किस चीज़ के लिए, क्यों? कोलिसिस्टोकाइनिन हमारे पास ये क्लोज कर देता है कोलिसिस्टोकाइनिन, और हमारे पास इसकी पाइलोरिक स्पेक्टर ओपर कर देता है, गैस्ट्रिक एम्पटिम करा। इसके लिए आप क्यों करते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन? बस ये टेस्ट है ना इसके लिए। यहाँ पे डायलेशन है, रेड टेल है, तो का एकिलीजिया। अच्छा, तीसरा जो क्लिनिकल केस है तो वो लिख लें। A 45-year-old male presented to the clinic with complaint of dysphagia
and chest pain. Barium swallow show corkscrew appearance. ठीक है, और इसके लिए इसकी डायग्नोसिस बताएं। यस, यहाँ पे डिफ्यूज एसोफेजियल, इसमें माइल्ड डिस्पीजिया होगी, माइल्ड डिस्पीजिया चेस्ट पेन होगी। और अगर बेरियम स्वालो टेस्ट पे ये कॉर्कस्क्रू इस तरह नजर आता है, कॉर्कस्क्रू ये एसोफेगस एक्सरे पे किस तरह नजर आएगी? ये बेरियम स्वालो तो इसलिए करते हैं कि एक्सरे पे साफ नजर आए, तो अगर इस तरह नजर आता है तो इसका मतलब है कि ये डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म है। डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म, ठीक। डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म के लिए हम क्या देंगे? ट्रीटमेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रेट भी दे सकते हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन, बोटुलिनम टॉक्सिन। अच्छा, तो ये इसके लिए आप दे सकते हैं। ये किस ठीक करें? फिर तो वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगे ना, वैसे रिलैक्स तो जड़ तो होगी, तो मैंने बताया कि फिर एसिड की रिफ्लेक्स होगी। ये अगर सर्कुलर मसल आप काट लें तो फिर ये कार्डियक, ये जो स्फिंक्टर है गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, वो क्लोज नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स होगी। तो एसिड रिफ्लेक्स, अच्छा, तो एसिड रिफ्लेक्स होगी तो फिर इसके लिए आप पीपीआई देंगे, तो वो जो स्टमक की जो मेडिसिन है वो तो जारी रखेगी। नहीं, अगर कुछ था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर कुछ था तो फिर लिख लेंगे। अच्छा, केस नंबर 4, ये ठीक करे, ये कौन ठीक कर सकता है? क्लिनिकल केस लेफ्ट कोलान हम तब लगाएंगे जब मिसाल के तौर आप एसोफेगस को रिमूव कर दें, तो फिर एसोफेगस के लिए कोई ट्यूब लगाएंगे तो वो लेफ्ट कोलान से लेंगे। लेफ्ट कोलान से क्यों लेंगे? हमने ये निमोनिक पढ़ा था, सूडू, सूडू या सूडी, सूडी। एस पार स्टमक, यू पार यूरेटर, और डी पार ड्यूडेनम, और डी पार डिसेंडिंग कोलन, और ई पार एसोफेगस। अब देखो एसोफेगस इनकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो एसोफेगस और डिसेंडिंग कोलन की लेंथ सेम है, तो डिसेंडिंग कोलन हम एसोफेगस की जगह लगा सकते हैं। और ये डिसेंडिंग कोलन लेफ्ट कोलन है ना, हाँ, तो हम ये यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसकी कनेक्शन फिर डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और सिग्माइड कोलन फिर एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, हाँ, बस सिर्फ तो डायरेक्ट जाएगी ना, फिर तो आएगी। क्या इंटेस्टिनल? इंटेस्टिनल मतलब आप कहिए कि ये इसमें तो ऑलरेडी कॉलमनर एपिथेलियम है, डायरेक्ट एसोफेगस की चांसेस क्या?
जेड चांसेस क्यों कम होगी? एसिड तो वापस जाएगी ना। पहले कम चांसेस था, वहाँ पे स्पेक्टर भी था, इसकी कनेक्शन दोनों के लिए जाता है, तो फिर ये स्पेक्टर किस तरह आप ठीक करोगे? स्पेक्टर भी ख़राब होगी, लेकिन सिर्फ वैसे है कि एक पाइप है जिससे सिर्फ पूट पास होगी। अच्छा ठीक है, तो ये निमोनिक आपको याद, तो ये 25 सेंटीमीटर है और इंचेस में अगर लिख ले तो ये 10 इंचेस है। ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल केस नंबर 3 या 4, ये ठीक करें। ये केस तो सारे तो हमने मेल में डिस्कस किया। अ 40-year old female presented to the clinic with complaint of intermittent chest pain। intermittent का मतलब है कम एंड गोज। ठीक है, with complaint of intermittent chest pain, मतलब ऑन ऑफ, कभी होता है कभी नहीं। चेस्ट पेन आफ्टर ड्रिंकिंग हॉट और कोल्ड। ठीक है, एंड ओकेजनल डिस्पीजिया। ठीक, और ईसीजी इज नॉर्मल, ईसीजी इज नॉर्मल। चेस्ट पेन हो और लेफ्ट शोल्डर की तरफ वो रेडिएट होता है, चेस्ट पेन हो, तो फिर हम मसला हार्ट में होगी या पोस्टीरियर की तरफ जो भी होती, लेकिन पेरिकार्डाइटिस में बैक साइड की तरफ वो रेडिएट होते हैं। लेकिन यहाँ पे ईसीजी नॉर्मल है, तो हमें पता चला कि ये हार्ट का मसला नहीं है। अब इसकी जो मानोमेट्री हमने कर लिया, मानोमेट्री तो मानोमेट्री पे हाई एम्पलीट्यूड हाई एम्पलीट्यूड कंट्रैक्शन ऑफ एसोफेगस। ठीक है, और नॉर्मल लोअर इसोफेजियल रिलैक्सेशन। इसकी डायग्नोसिस बताएं। मुझे पता, मुझे पूरा नाम भूल गया है, हैमर बैग वाला जो था। हैमर, अच्छा, जैक हैमर एसोफेगस। ये क्या है? इसका दूसरा नाम नट क्रैकर एसोफेगस, जैक हैमर एसोफेगस या हाइपर कंट्रैक्टाइल एसोफेगस। देखो, ये हॉट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक ये स्टिमुलेट कर देते हैं किस चीज़ को? इसकी कंट्रैक्शन को। तो जब ये हॉट ड्रिंक, आफ्टर हॉट ड्रिंकिंग कंप्लेंट क्या होते हैं? इंक्रीज इंटरमिटेंट चेस्ट पेन, मतलब अगर ये जब कंट्रैक्ट हो जाए तो फिर डिस्पीजिया होगी, फिर क्या होगी? चेस्ट पेन होगी, डिस्पीजिया होगी। और इसके साथ साथ ओकेजनल डिस्पीजिया, मतलब जब कंट्रैक्ट हो जाए तो डिस्पीजिया होगी, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी। और यहाँ पे जब मानोमेट्री किया तो हाई एम्पलीट्यूड कंट्रैक्शन ऑफ एसोफेगस है, डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म, और इसमें फर्क ये है कि वहाँ पे कॉर्कस्क्रू शेप अपीयरेंस नजर आएगी। यहाँ पे एसोफेगस की पेरिस्टालसिस नॉर्मल होगी, लेकिन वो हाईली कंट्रैक्टेड है। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो नट क्रैकर एसोफेगस, या इसका दूसरा नाम क्या है? जैक हैमर एसोफेगस। और इसको हम हाइपर कंट्रैक्टाइल एसोफेगस भी
एसोफेगस। ठीक। जेकहेमर डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म में मसल तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन एज कंपेयर टू जेकहेमर एसोफेगस वो कम, इसमें स्ट्रांगली कंस्ट्रक्ट होते हैं ये एसोफेगस। ठीक है। अच्छा, तो ये इसकी थी। इंटरमिटेड का मतलब है कम एंड गोज, कम एंड गोज, या आन आप लिख ले चले। क्लिनिकल केस, क्लिनिकल केस 5। A patient presented with a known history of hepatitis B. And now suddenly develop हेमाटेमेसिस। ठीक है, इसकी डायग्नोसिस बताए। ये तो बिल्कुल इजी है और हमने पढ़ा है। हेपेटाइटिस बी में क्या मसला होती है? विद द नोन केस ऑफ हेपेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, और हेपेटाइटिस बी की वजह से लीवर की सिरोसिस हो सकती है, एंड स्टेज लीवर डिजीज। तो लीवर विल बी नॉन फंक्शनल। अगर लीवर नॉन फंक्शनल, ये हमारे पास क्या है? ये लीवर है। लीवर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है वो कौन सी वेन है? पोर्टल वेन है। और पोर्टल वेन यहाँ पे एसोफेगस है। एसोफेगस के लोअर पार्ट से जो वेन गई है वो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, और शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन अपना ब्लड डालती है किस चीज़ में? पोर्टल वेन में। हाँ। अब देखो, ये लीवर अगर काम नहीं करता, ये खराब है, सिरोसिस इसकी हो गई है, तो ये पोर्टल वेन से ब्लड एक्सेप्ट करेगी, तो पोर्टल वेन पे प्रेशर क्या होगी? ज़्यादा होगी। गैस्ट्रिक, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, यहाँ पे कौन सी वेन है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, शॉर्ट नहीं, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पे प्रेशर ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जो जब प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगी तो यहाँ की जो वेसल है वो डायलेट होगी ना, और वो डायलेट होगी। जो जब हम वॉमिटिंग करते हैं, ये पेशेंट जब वॉमिटिंग करता है तो इसके दौरान ये रप्चर होगी, और कप के साथ क्या होगी? ब्लड। तो फिर अगर लीवर के मसले जिसको होते हैं, तो फिर बंदे कहता है कि अगर उसने खून की उल्टी किया तो अभी वो ठीक नहीं बचेगा। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो इस तरह है। लीवर फेल है, पोर्टल वेन से ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ये इस वेसल की डायलेशन होगी, तो फिर अच्छा, और इसकी जो ब्लड है वो नीचे भी आएगी ना। हाँ, तो नीचे आएगी। ये अपर जीआईटी की ब्लीडिंग है या लोअर जीआईटी की? तो ये मेलिना होगी या हेमाटोचीजिया? मेलिना, डार्क। जब ये इतना रास्ता पास करता है तो इसकी कलर चेंज होगी, डार्क। इस पे पैंक्रियाटिक एंजाइम और एसिड काम करेगी, हीमोग्लोबिन कन्वर्ट करेगी हेमाटीन में, और इसकी वजह से मेलिना होगी। अब और इसकी ब्लड कप में आएगी तो इसको हेमाटेमेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एसोफेजियल वेरिसेस। ठीक है। हेपेटाइटिस बी है, तो हेपेटाइटिस बी की वजह से लीवर की सिरोसिस हो गई है, और अभी हेमाटेमेसिस है तो एसोफेजियल वेरिसेस है। एसोफेजियल वेरिसेस के लिए हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो इसकी ट्रीटमेंट में हम वेजो कंस्ट्रक्टर देंगे। यहाँ पे वेसल डायलेट है,
अच्छा, ये अगर आपसे भूल जाता है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और राइट गैस्ट्रिक वेन, इस तरह याद रखें। स्टमक की सप्लाई, ब्लड सप्लाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये लेसर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर, तो ये दोनों एक दूसरे इस तरह डिवाइड। ये पंडस पार्ट है, तो पंडस के लिए तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, वो याद रखें, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये लोअर पार्ट और ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट है। तो अब एक हमारे पास होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक इपिप्लोइक आर्टरी। तो ये चोट, इसमें 3 वर्ड्स है, इसमें 4 है, तो ये लेजर कर्वेचर को सप्लाई करेगी। अब इसमें एल है ना, जिसमें एल हो तो वो राइट पार्ट को सप्लाई करेगी, मतलब अपोजिट है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी लोअर पार्ट को। अच्छा, लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी और राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी। इपिप्लोइक का मतलब है ओमेंटम, मतलब ये स्टमक को भी सप्लाई कर देती है और इसके इर्द गिर्द ओमेंटम है तो उसको भी सप्लाई कर देती है। ठीक, अच्छा, इसके लिए ट्रीटमेंट में हम देंगे टर्लीप्रासिन। वेजोप्रेसिन का काम क्या है? वेजो कंस्ट्रक्शन। तो टर्लीप्रासिन क्या कराता है? वेजो कंस्ट्रक्शन। तो फिर ये ब्लीडिंग इससे हम कम कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास ओक्ट्रियोटाइड इज द सिंथेटिक एनालॉग ऑफ सोमेटोस्टैटिन। जिधर भी हार्मोन ज़्यादा हो जाए, जितने भी हार्मोन हो, तो ये यूनिवर्सल इनहिबिटर है, उसके लिए हम ये दे सकते हैं। एक बात, तो ये क्या कराता है? ये वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है, वेजो कंस्ट्रक्शन। दूसरा, ये पोर्टल हाइपरटेंशन को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन को कम कर देता है। जब पोर्टल हाइपरटेंशन कम हो तो यहाँ पे प्रेशर कम होगी, इसके बाद तो ये ब्लीडिंग नहीं होगी, तो हम ये दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हम एंडोस्कोपिक लाइगेशन का मतलब क्या है? लाइगेशन, जोड़ना। तो हम एंडोस्कोप एंटर कर देते हैं एसोफेगस के थ्रू, और इसकी जो वेसल रप्चर हो गई है तो वो इस तरह इसकी लाइगेट कर देते हैं, तो फिर ब्लीडिंग नहीं होगी। तो एंडोस्कोपिक लाइगेशन हम इसकी भी कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक लाइगेशन ऑफ वेरी सील। ठीक है, जो वेरेसिस होते हैं तो उसकी जो ब्लड वेसल है वो लाइगेट कर देंगे। अच्छा, हाँ, सिरोसिस का इलाज नहीं होता, फिर लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे। और पहले ये तो पहले कंडीशन में, फिर तो लीवर ट्रांसप्लांट। एंड स्टेज लिवर डिजीज है। अच्छा, क्लिनिकल केस कितने हो गए? 5 6। अपोर्टी, ये ठीक करें, अपोर्टी 5 ईयर ओल्ड मेल और फीमेल? मेल, हाँ दोनों में सेम है। प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक। जब मसला क्रिटिकल हो तो वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं और नॉर्मल कंडीशन में क्लिनिक में आते हैं। तो ये अभी तो क्लिनिक में आया है, ठीक है। अ 45 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक विद, अभी ये इस तरह ये केस लिख लें। ड्यूरिंग एंडोस्कोपी, suddenly develop
चेस्ट पेन, ड्रोजीनेस, ठीक है, और इसके साथ साथ वोमिटिंग, ड्रोजीनेस, चेस्ट पेन एंड वोमिटिंग and arm palpation, वीक पल्स। क्या है? वीक पल्स है। अब आपके ख्याल में ये क्या मसला होगी? हाँ, अब देखो, ये एंडोस्कोपी के दौरान जब चेस्ट पेन हो, ड्रूजीनेस हो, वॉमिटिंग हो और वीक पल्स हो, एंड इसमें ये तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन भी देंगी, एंड फिर इन्वेस्टिगेशन से तो पता चलता है, लेकिन आपसे इन्वेस्टिगेशन या सीटी स्कैन, इसके लिए अगर हम सीटी स्कैन करें, सीटी स्कैन शो लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम esophagus, ठीक है, इनटू मीडियस्टिनम। अब ये हमारे पास क्या है? इसोफेजियल रप्चर या इसोफेजियल परफोरेशन। तो इसमें ये चेस्ट पेन क्यों है, इसमें डिस्पनिया क्यों है, डिस्पनिया भी इसमें लिख ले, डिस्पनिया क्या है? शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो डिस्पनिया क्यों है, चेस्ट पेन क्यों है, ड्रूजीनेस क्यों है? क्यों? इसमें देखो, ये एसोफेजियल रप्चर तो है या एसोफेजियल परफोरेशन, एसोफेजियल परफोरेशन, हाँ, ये एक तो ये कास है, हार्ट को कंस्ट्रक्ट करेगी। दूसरा, इसमें अगर हम ये टाइम पे ट्रीट न करें तो 95% चांसेस है कि बंदा मर जाए। इसमें 3 किस्म की शाक हो सकते हैं। अब देखो, ये कास किस चीज़ की वजह से, सर्जन की गलती की वजह से है। वो एंडोस्कोपी के दौरान एसोफेगस उसने रप्चर किया है। अब यहाँ पे ये एसोफेगस है, ठीक है, यहाँ पे ये एसोफेगस है, या इसकी अगर ये रप्चर हो जाए तो ये फ्लूइड बाहर जाएगी। तो इस फ्लूइड में एसिड भी है और यहाँ से जो बाहर से बैक्टीरिया भी इसमें, यहाँ से लीकेज इसकी होगी। तो इसकी वजह से ये क्या कराता है? मीडियस्टिनाइटिस। अब देखो, यहाँ पे फ्लूइड की लीकेज है, तो इसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक, वॉल्यूम कम होगी तो हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोटेंशन, मतलब अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए कि आर्गन फंक्शन न करे तो वो शॉक है। तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक इसकी वजह से हो सकती है। अब देखो, ये अगर फ्लूइड की लीकेज यहाँ मीडियस्टिनम में होती है तो मीडियस्टिनम में हार्ट है, तो हार्ट कंप्रेस करेगी, तो वो सिस्टोल डायस्टोल कर सकते हैं, फिर ऐसा नहीं तो कार्डियोजेनिक शॉक 1। दूसरा, कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। अब तीसरा इसमें क्या है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी होगी, तो बैक्टीरिया क्या कराता है? सेप्सिस, और सेप्सिस की वजह से सेप्टिक शॉक, वेसल डायलेट होगी तो सेप्टिक शॉक। तो तीनों शॉक कंबाइन होके क्या कराता है? मोर्टेलिटी रेट क्या होगी? अगर हम ये टाइम पे ट्रीट नहीं करें तो मोर्टेलिटी रेट 95% चांसेस है कि ये मर जाए। तो इसके लिए फिर ये क्या करना है? सडन शुड बी रिपेयर इमीडिएटली। तो इसमें लिख ले, शुड बी रिपेयर्ड इमीडिएटली।
ठीक, अगर इसकी रिपेयर न करे तो फिर मोर्टेलिटी चांसेस ज़्यादा है। इसके में 3 किस्म की शाक इसमें हो सकती है। एक जो फ्लूइड लीकेज होती है तो हाइपोलेमिक शाक, हार्ट कंट्रैक्ट करेगी तो हार्ट पंप कम ब्लड सप्लाई करेगी तो कार्डियोजेनिक शाक, और तीसरा सेप्सिस, बैक्टीरिया ये वेसल डायलेट करेगी, बैक्टीरिया की टॉक्सिन, और वेसल जब डायलेट हो जाए तो सेप्टिक शाक। ठीक है, अब ये इसकी काज कौन सी है? एट्रोजेनिक है। एट्रोजेनिक हर वो काज जो सर्जन की गलती या हेल्थ केयर वर्कर की वजह से हो तो वो हमारे पास क्या है? एट्रोजेनिक, एट्रोजेनिक काज। ठीक, अच्छा हाँ दे मेरे से लास्ट केस है बस। अच्छा, क्लिनिकल केस ये ठीक करें। हाँ अच्छा, a 40-year-old male, a 40-year-old male after binge alcohol। binge का मतलब है एक ही टाइम पे ज़्यादा अल्कोहल पीना। आफ्टर binge alcohol स्टिक हाउस सिंड्रोम होगी। आफ्टर binge alcohol presented to the clinic with complaint of dyspnea, chest pain, हाँ, और इसके साथ साथ और क्या है? ड्रूजीनेस और वॉमिटिंग। अच्छा, एंड ये अगर इन्वेस्टिगेशन लिख लिया तो फिर तो ठीक कर सकते हैं। तो बोरहेव सिंड्रोम आप किस तरह पता लगाते हैं कि ये बोरहेव? व्हाई नॉट एसोफेजियल परफोरेशन? तो चेस्ट पेन तो एसोफेजियल परफोरेशन में भी ये एसोफेजियल परफोरेशन, ये भी एसोफेजियल परफोरेशन, ड्रूजिन। हाँ, बेंच अल्कोहल तो इसका मतलब है कि इसके बाद ये फोर्सफुल वॉमिटिंग करता है और फोर्सफुल वॉमिटिंग के बाद ये एसोफेगस रप्चर हो गई है। ठीक है, तो ये डिस्निया और चेस्ट पेन और ड्रूजिनेस ये शाक की वजह से है। ये किस चीज़ की वजह से है? शाक। तो शाक में डिस्निया इसलिए होगी कि ब्लड की सप्लाई, ब्लड कम है तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे कि ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करे, तो ज़्यादा सांस लेंगे सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। चेस्ट पेन होगी, जब ज़्यादा सांस लेंगे तो इसके साथ चेस्ट पेन होगी। ड्रूजीनेस, ब्रेन को ऑक्सीजन कम है तो इसका मतलब है कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम, तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगी तो इसकी वजह से ड्रूजीनेस होगी। ठीक, तो ये तो तीनों जो सिम्टम है वो किस चीज़ की वजह से है? शाक। और यहाँ पे वॉमिटिंग है तो शाक की वजह से या मीडियस की वजह से जो वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है। डिस्ट्रेस कंडीशन, जो स्ट्रेस कंडीशन होते हैं तो उसमें वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं तो वॉमिटिंग है। ठीक है, वॉमिटिंग। और इसमें लिख ले इन्वेस्टिगेशन एंड सीटी स्कैन शो। सीटी स्कैन क्या शो करता है यहाँ पे? फ्लूइड लीकेज या इस esophageal कंटेंट लीकेज। ठीक है, तो ये बोरहेव सिंड्रोम है।
बोरहेव सिंड्रोम। बस मेन डिप्रेस एसोफेजियल परफोरेशन, वहाँ पे एट्रोजेनिक काज था। बोरहेव सिंड्रोम एसोफेजियल परफोरेशन की टाइप बोरहेव सिंड्रोम है, इसकी वजह बोरहेव सिंड्रोम भी एसोफेजियल परफोरेशन है, ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है वो एट्रोजेनिक काज था तो वो हमें बोरहेव सिंड्रोम उसे नहीं कह सकते, ठीक है, और ये फोर्सफुल वॉमिटिंग की वजह से है तो ये स्पेसिफिक बोरहेव सिंड्रोम है। अच्छा, लास्ट में जो एसाफेगस के लिए हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो लिख लें। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन एसोफेगस एबनॉर्मेलिटीज, तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन इसमें हम कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट वन बेरियम स्वालो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। फिर यस, मैनोमेट्री हम कर सकते हैं, एंडोस्कोपी कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रा साउंड, इसके लिए हम एक्सरेस कर सकते हैं। अगर एसोफेगस में फॉरेन बॉडी स्टक है तो वो एक्सरेस पे नज़र आएगी तो एक्सरेस कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, और कैंसर है तो या इओसिनोफिलिक एसोफेगाइटिस तो हम बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एसोफेगस की एबनॉर्मैलिटी के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं।